Good morning. Good morning, everyone. Good morning, sir. ठंड बढ़ गई है? हेलो. जितने भी लोग आएंगे हम 35 पे शुरू करेंगे विदाउट वेस्टिंग मच टाइम. I'm sure screen is visible. We'll start. Somebody requested me yesterday to repeat the process. I'm also thinking कि ये थोड़ा सा लंबा सा process है. Let's see how we can reach to one stage. सर व्हील बेस वाली डायग्राम भी रिपीट कर देना सर। सारा शुरू दोबारा से करेंगे, ठीक है ना? पेशेंटली शुरू करेंगे. जहाँ तक हम सेक्शन डिफाइन कर रहे हैं, जहाँ पे हम कैलकुलेशन पहुँच जाते हैं कि सेक्शन इज दिस ऑफ साइज, वहाँ तक इसको क्लोज कर लेंगे हम लोग. उसके बाद फिर उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी वहाँ तक जाके इसको आज का सेशन क्लोज करेंगे. आई थिंक दैट विल बी सफिशिएंट फॉर यू टू हैव दिस एग्जामिनेशन एंड ऑल. उसके बाद जब वो कैंपस में आएंगे थोड़ा सा इसको रिकवर कर लेंगे हम, एक या दो लेक्चर और लेंगे टू कवर द सिलेबस. But for the exams, we will be stopping here only. आपके डाउट्स हैं? इन द मीन टाइम यू जस्ट कीप ऑन टाइपिंग ऑन द चैट बॉक्स. विल बी टेकिंग दैट वन बाय वन. कुछ भी आप पूछना चाहते हैं, कुछ भी आप समझना चाहते हैं, जस्ट कीप इट इन द चैट बॉक्स. Okay, shall we start? यस सर। अभी ज़्यादा लोग नहीं है, बट मे बी जो हैं वही समझना चाहते हैं शायद, तो उसी को ध्यान में रखते हुए अभी शुरू करें हम लोग. आई एम नॉट गेटिंग एनी क्वेश्चंस एज ऑफ नाउ. Nothing is there in the chat box. So in any case, we shall be starting with the numerical. So statement को repeat नहीं कर रहा हूँ मैं. This the only issue is the statement is that we need to design the gantry girder, right? So ये तो बड़ा fundamental process है कि whenever we have to design a member, we need to know the load calculation. That's the very basic. So we need to calculate the loads, right? So once we are done with the loads, so जब अब load की definition हमने की थी शुरू में, in case of gantry girder there are vertical loads. I can open that sheet as well. Just wait.
Yeah, this is the sheet. If you can see this one, there are different loads that we need to consider, right? The vertical loads from the crane, जो क्रेन जिसके ऊपर जो मूव करती है शेड के अंदर, उसका लोड, राइट, दैट इज एक्टिंग इन द वर्टिकल डायरेक्शन. इम्पैक्ट लोड, जो भी क्वेश्चन में हमने किया, दैट इम्पैक्ट लोड वी हैव टू कंसिडर इज 25%, राइट. देन द लॉन्गिट्यूडनल हॉरिजॉन्टल फोर्स अलोंग द रेल, राइट, ये इस डायरेक्शन में जो लोड है उसको हमने लिया, देन उसका इम्पैक्ट, राइट. तो ये चार तरह के लोड जो है वो हमने किए हैं, उसका फिर हमने शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट वो हमने कैलकुलेट किया है, राइट. So moving to the question itself, so to calculate the load we have to see some basic fundamentals. अभी भी लोग ज्वाइन कर रहे हैं. Anyhow, whatever statement is given, it is clear. If nothing is given, one can assume that if somebody is of the opinion कि कुछ चीजें हैं, जैसे FY इसमें नहीं लिखा है कि कौन सा स्टील लेना है, वो we can always assume. कौन सा मटेरियल यूज हुआ है, वी कैन ऑलवेज अज्यूम. फैक्टर, मटेरियल के जो फैक्टर्स हैं, पार्शियल फैक्टर, वी कैन ऑलवेज go by the type of steel that we are using, and as of now we are using concentrated only on FY250. उसी का स्टील हम जितने भी क्वेश्चन किए सभी में वही यूज किया है, सर राइट. 300 कौन सी लोड है? है 300 जो लोड है सर वो? हाँ, स्टेटमेंट पढ़े, ये वाला लोड है, ये मैं मार्क कर रहा हूँ, ये वाला. क्लियर? यस सर. हाँ, ये आप इस चीज को ना कंसेप्चुअलाइज कोशिश करने की कोशिश करें. मैंने वीडियो आपको इसलिए दिखाया था कि ये आपका गर्डर है, मैं अभी ड्रा कर रहा हूँ, इसके ऊपर एक बीम चल रहा हुआ है, मैं जस्ट ट्राइंग टू मेक इट सिंपल, राइट. ये इसके नीचे रेल है, ये मैंने डॉट जो सर्कल किया है, राइट. यहाँ पे एक क्रेन है जो लोड को लिफ्ट कर रही है, राइट. ये वाली क्रेन है, और ये वाला जो मेंबर है, ये वाला जो मैंने अभी शेड कर रहा हूँ, ये इस डायरेक्शन में मूव करता है ओवर दिस गैंट्री. क्लियर? अब ये वाला जो लोड है जो भी मार्क कर रहा हूँ फिगर में, दिस इज द क्रेन कैपेसिटी. जो क्रेन उसको लिफ्ट में जितना लोड, जो फिगर आप वीडियो में देख रहे थे, उसमें एक आयरन शीट का रिंग था बड़ा सारा, राइट, वो उठाया हुआ था. दैट लोड इज कि मैक्सिमम जो लोड है इस क्रेन का वो 250 किलो ले सकता है. अलग अलग कैपेसिटी की क्रेन हम डिजाइन कर सकते हैं. अब क्रेन इतना लोड तो ले सकती है. जो ट्रॉली है जिसके अंदर वो लाइक उसमें ऑपरेटर भी बैठा हो सकता है, या फिर ये ऑटो हो सकती है. ट्रॉली का अपना वेट जो है 50 किलो. तो दिस इज द लोड विच इज देयर. सो वी हैव रिप्रेजेंटेड इन इट विद दिस, राइट. क्लियर? So now this 200, are you clear with this 200? This is the self weight of the यस crane. सर. ये क्रेन का टोटल वेट है. दिस इज नॉट, कल हम थोड़ा सा उसमें कैलकुलेशन ठीक थी, उसमें लिखने में गलती थी. दिस इज 200 किलो न्यूटन इज द टोटल वेट विच इज ऑफ 16 मीटर लेंथ का जो गर्डर क्रेन है. तो ओवर लेंथ ऑफ दिस 16, तो टोटल वेट जो क्रेन का है वो 200 है. एंड इट इज एक्टिंग यूनिफॉर्मली, क्योंकि ये पूरी क्रेन का लोड है. So that's why we have marked it UDL symbol, right? So this is the diagram, and now come to the distance. This 1 meter is given in the question. जो क्रेन है या ट्रॉली है जिसमें वो मैकेनिज्म जहाँ पर ऑपरेटर बैठा है, या उसका जो मैकेनिज्म है, हुक जहाँ पे लगी हुई है, राइट, दिस वन, ये वाला, right. So this is the closest it can go to the girder is 1 meter. इससे आगे नहीं जा पाएगी क्योंकि उसको थोड़ा मूवमेंट के लिए स्पेस चाहिए, right. This is given in the question. The minimum hook approach, this is 1 meter, right. बाकी क्लियर है चीजें, right. So then we need to calculate the positioning of the gantry girder.
अब ये ब्लू में मैं रेड में मार्क करूँ, ये गेंट्री गर्डर रेड में मैं जो मार्क करूँ, तो गेंट्री गर्डर का जो स्पैन है दिस इज लाइक दिस, राइट। सो दिस स्पैन इज 6.5 मीटर। अब इसके ऊपर वो जो है वो ये वाली क्रेन है, इसका व्हील जो रेस्ट किया हुआ है, राइट। सो दिस व्हील इज एक्टिंग लाइक दिस। तो इस डायग्राम को हमने यहाँ पे लिया है। अब somebody was asking कि इसको कैसे कैलकुलेट करना है। So before you look at this picture, just read this statement. Maximum reaction on gantry girder, the moving load shall be as close to the gantry as possible, that is 1 meter, and for maximum moment, the center of the wheel load, these are the two wheels, right, and this is the center, right। ये वाला जो सेंटर है ये इक्विडिस्टेंट होना चाहिए सेंटर ऑफ द बीम एंड द लोड, वन ऑफ द व्हील्स, राइट। अब इसको डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। अब ये व्हील बेस है, इसका जो सेंटर है दैट इज 3.5/2, राइट। 3/5/2 को अगर स्प्लिट करेंगे, so this will become 3/5, 3.5/4, and this will become 3/3.5/4, which is 0.875, 0.875, right। इसको हमने ऐसे डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। दिस इज वन व्हील, this is center of the wheel, this is another wheel, and this is the center of the beam। ये वाला जो डिस्टेंस है ये बराबर होना चाहिए, राइट। सो दिस इज वन ऑफ द पोजीशन व्हिच is based upon the fact that this will induce the maximum moment, right, maximum moment। so इस पोजीशन को हमने इसको जॉट डाउन करके, now you can look at this, right। So now we have to see it in the form of shear force calculations। shear force calculation, now हमारे पास दो pictures हैं। one is this one, I'm removing the other notations। one is this one and another is this one। तो वन बाय वन हम इसको स्टडी करेंगे, राइट। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन कैसे किया, ये लिखा हुआ मैंने GG3 जो पेज मैंने आपसे शेयर किया था। आई कैन ओपन इट अगेन, दिस इज GG3। for maximum moment effect, the load has to be equally distributed of the wheel, right। अभी मैंने जो एक्सप्लेन किया, ये आप उस पेज को दोबारा खोल के रेफर कर सकते हैं। सो ये आप 300 पूछ रहे थे, ये लोड हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया है 300, दैट इज 250 इज द वेट ऑफ द कैपेसिटी ऑफ द ट्रेन की। 200-250 किलो मान के चलने की इस पर 250 किलो लगा है क्योंकि इसकी मैक्सिमम कैपेसिटी है। 50 किलो उसका अपना वेट है, 300 किलो जो पॉइंट लोड है उसके ऊपर लगा, 200 किलो टोटल इज द self weight of that crane, right। so we have now distributed this one, this is shear force। 16 मीटर का जो गेंट्री है उसका shear force कैलकुलेशन हमने किया है। shear force कैलकुलेशन इसमें कुछ इशू है तो आप बताएं। that RA is 381.25। इसमें कोई कैलकुलेशन में इशू तो नहीं है? हेलो, आप साथ साथ करके देख भी सकते हैं अगर किसी को है आइडिया, हाँ मतलब डाउट। So this is RA and half, because there are two wheels, so we have divided by 2, so the load on each wheel is 190.6
190.63, and this 190.63 load which is coming on the wheel, and it has to be multiplied by the factor, that is the factored load, to get the factor load, which is as per IS 800 that we always have to apply the factor, that इतना लोड तो है ही है, उसको सेफ्टी के लिए हम इसको फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, देन दिस इज द लोड व्हिच इज वर्केबल एंड द लोड व्हिच इज टू बी कंसीडर्ड फॉर डिजाइन, राइट. सो नाउ लुकिंग एट दिस डायग्राम, कैन यू सी, आप इस पेज पे चाहे 2 मिनट लगा लें चाहे 5 मिनट लगा लें, जस्ट मेक श्योर दैट यू आर क्लियर विद ईच एंड एवरीथिंग व्हिच इज रिटन ऑन दिस शीट. This one. I'm giving you 2 minutes, 3 minutes, whatever time you wish to have. अगर आप नहीं, आप क्लियर है तो मेरे को बोल दें यस सर, वी कैन मूव अहेड. Hello, I'm not getting any answer. Hello. सर जो टू व्हील्स का बीच का जो डिस्टेंस 3.5 मीटर जो है सर, हाँ और जो 0.875 आया है तो डिवाइड बाय 4 किया है ना सर? हाँ, क्योंकि ये सेंटर ऑफ द व्हील है ना, 3.5 का हाफ, तो सेंटर ऑफ द व्हील हैज टू बी इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द बीम. सो अब ये सेंटर ऑफ द बीम है, अब ये डिस्टेंस उसको डिवाइड कर दिया हमने आगे, फिर आगे 2 से डिवाइड कर दिया, मींस 3.5 को 4 से डिवाइड कर दिया. ठीक है, ये व्हील. आप इसकी से कैलकुलेशन अगर करना चाहते हैं, मान के चलें ये एक मैं आपको डमी क्वेश्चन दे देता हूँ. दिस इज, मान के चलें दिस इज 8 मीटर, राइट. जो व्हील है उसका जो बेस है वो मान के चले 4 मीटर, राइट. तो इसका डायग्राम बनाएं आप. ये सेंटर ऑफ द बीम आ गया, ठीक है. ये 2 मीटर इस साइड पे आ जाएगा, एक व्हील यहाँ पे आ गया आपका, ठीक है, और एक व्हील आपका यहाँ पे आ गया. जस्ट अ मिनट, इसको डिवाइड कर लो. मैं सेपरेट कलर से ड्रॉ कर रहा हूँ. This is one wheel. This is another wheel. ये बीच का डिस्टेंस जो है 4 मीटर. अब सेंटर ऑफ द व्हील इज हियर. एक सेकंड, इसको थोड़ा सा the center of the beam is here, right. The center of the beam, अब ये वाला डिस्टेंस जो है वो that shall be कितना कितना होगा ये? 1 4 meter by 4 divided by 4. So this will be 1 meter, this will be 1 meter. So this how we do it, and this will be 2 meters. So total is 4 meter. Clear? तो बाकी की जो dimensions है वो आप easily work out कर सकते हैं with the rest of the preparation. That is simple mathematics, right? So once we are done with this diagram, now the next question is, next process is to, ये मैं रब करूँ. The next process is to find the reaction shape, right? The same the way that we are doing to calculate the shear force is to be adopted here. So this is RB. So taking the moments about A, because we are talking about the load which is shifted towards the B. आप इसको रिवर्स भी बना सकते हैं. अगर आप पेज को फ्लिप कर लेंगे तो वी कैन डू इट फॉर द अदर साइड.
राइट. somebody was asking कि हम इसको इस साइड पे क्यों नहीं कर रहे, तो दोनों साइड पे क्यों, कि crane is moving, right? so we are considering one position of that process, which can be right hand side, it can be towards A, or it can be towards B, right? So if it is towards B, then we are taking moments about A, then RB into 6.5. So this is simple. अगर इसमें कुछ issue हो, then ask. Any doubt on this? So if you are clear with this, then reaction which is coming is 209 kilonewton on B. And आप कल आपको कुछ इस पे डाउट था, so I have mentioned the you were saying कि अगर जो आ रहे हैं, this is 363, that is the sum of the total load is 286 plus 286, that is the total load which is coming down, and the total load which is going up is 363 plus 209, right? This is RB, this is that A. So now we have to find the moment under the wheelbase, this one. This is the maximum moment position. So this moment is simply 209 multiplied by this distance. अगर आप इस साइड से करेंगे, then 363 multiplied by this distance, then 286 multiplied by this distance, right? So that answer will be same. Are you clear with this? इसको थोड़ा simplify करके मैंने आपसे शेयर किया कल. Are you clear with this? हेलो. अगर आप नहीं बोलेंगे तो फिर मैं तो कल भी बोला था, आज भी बोलता रहूंगा, फायदा नहीं है कोई. सर क्लियर है सर. राइट. सो दिस इज वन मोमेंट. ये एक मोमेंट हमारे पास आ गया. द सेकंड मोमेंट इज, जो मैंने आपको शुरू में शीट दिखाया था, दैट वी नीड टू कैलकुलेट ड्यू टू इम्पैक्ट. दिस इज सेकंड मोमेंट. दैट्स मोमेंट ड्यू टू सेकंड टाइप ऑफ फोर्स, दैट इज द इम्पैक्ट फोर्स. तो जितना फोर्स वर्टिकल लोड का आ रहा है, उसका 25% विल बी टेकिंग इनटू consideration as impact load and moment due to impact load. So simple 25% of that moment has to be taken, and this moment is coming out to be 124.094 kilonewton meter. So now we have two values, right? This is 496 and 124. So this is 496 and this is 120. Shall we move forward? आगे चलें? Yes, sir. Anybody else? हम दो ही लोग बोल रहे हैं यहाँ पे. Now this is the moment due to self weight of the girder. अब जो गर्डर हमने इस पिक्चर में देखे हैं आप, जो गर्डर हमने डिजाइन करना है, राइट, उसका अपना लोड भी होगा, राइट. इस गर्डर के ऊपर रेल भी लगी हुई है, जिसके ऊपर उसने व्हील ने चलना है, राइट. ये दोनों का लोड हमने कंसिडर करना है. दिस इज आल्सो वर्टिकल लोड, राइट. सो दिस इज द सेल्फ वेट ऑफ द गर्डर, दैट इज 2 kilonewton मीटर. ये मैंने बोला था कि वी कैन अज्यूम इट. इफ यू लुक एट द स्टील टेबल, मैं स्टील टेबल भी खोल रहा हूँ. So this is steel table. तो by default हमें पता है कि then we are going for ISWB. The weight is given here. This is the weight column, and 2 kilonewton
per meter. This is in Newton, and if you convert it into kilonewton, so this is 1, this is 1.2, this is 0.2, right? So we have talked about ISWB. So this is 1.1, 1.3. So this is 1.4. So we have to be on safer side, applying the general criteria. So we have taken it as 2 kilonewton per meter, right? The self weight of the rape जो इसके ऊपर आ रहा है ये वाला, इसका weight already दिया हुआ है, ना भी दिया हो then we can always assume the weight of this as, right? So we can simply say that if this load is not given, this one, you can assume that the self weight of the rail and the girder, you can start with 2 kilonewton per meter only, combining both, so, right? So उसको ऊपर factor लगा दिया हमने 1.5 का, this is the load, and the moment due to this is this one, WL square by 2, and this is coming out to be 18.22, right? So now we are having, this is the third moment that we have considered. So the total moment is this one is 2, and this one is third. So the total is coming out to be 636.689. Any doubt till this point? Hello? No doubt, sir. I just want reaction for some other student, like जो नहीं भी बोलना चाहते वो बोले. No, sir. Doubt, sir. I can always ask some girl here. 56. Familiar with the names actually. Madhvi is there. Okay. Yes, sir. कुछ doubt बेटा? No, sir. Okay. Gil, I'm familiar with Gil. I'm not sure he's here or not. Yes, sir. Yes, sir means like no, sir. I'm asking about the doubt. No, sir. Okay. So we are moving forward. Right. So this is the moment that we have calculated, and this one, as we had seen in the previous slide, that we also need to calculate the horizontal force into consideration, right? And this अभी एक factor पहले आपने that 25% is taken as the impact load, right? Now 10% has to be taken as the horizontal force, right? So total vertical load is 300, excluding the weight of that trolley, the crane. So we are just taking it because we are, this is a assuming factor as per the practice recommendations. So we are taking it as 10%. So this is 30 kilonewton, and this is again an assumption. You can go with single or you can go with double. So generally nowadays the wheels are coming into combination of like this. The rollers are there. Sometimes a combination of this and this, right? So we have taken it as a 4 wheels, like one set of 2 wheels is 1 wheel, set of another 2 wheels is 1 wheel, right? This one. So we have divided it by 4. You can always skip this as well. अगर आपको याद नहीं रहता है तो आप 2 wheel के साथ भी कर सकते हैं. You can divide 30 by 2 as well. This will also be fine, right? So the load on each wheel is coming 7.5. Again, the factor is applied. So the total load per wheel, that is coming out to be 11.25. Now, because we need to get the moment, so we do not need to get the whole calculations of the wheel again. जो हमने wheel की distribution ऐसे किया है, then shear force was there,
then this was there. So just to avoid this one, ऑलरेडी हमने एक व्हील कैलकुलेशन का लोड का कर लिया है, तो उसके हिसाब से कितना मोमेंट जनरेट हो रहा था, राइट, उसको हम प्रोपोर्शनेट कर लेंगे. Just the pen has got some steps. It's not working. Okay, so the moment due to this surge or the horizontal force has been proportion with respect to the moment that was generated by the vertical forces. So in forces का जो total moment that was 496 moment due to vertical load, because this is also the impact of that horizontal force. So we are proportioning with respect to that, right? 496 that was with respect to 286 the wheel load. Now the wheel load is 11.25, so we have got this 19.52. This is based upon the %10 of vertical load on the trolley, and this load is being transferred as horizontal force on the wheels. Right. So this is 19.525. Moving to next. Now, if you read this line, now we are coming to the shear force. अब plan में देखें, this is the plan of the gantry girder. इसके ऊपर rail है. This is the rail line. Right? The wheel of the crane is like this. Right? I'm talking about this. This is the section of the gantry girder. Right. So this statement says that this wheel, which has been marked as blue color, it has to be as close as possible. If you look at this diagram, this is like this. The wheel has to be here. ये वाला जो wheel है, it has to be here, as close as possible on the gantry girder along this span. This is the vertical support. जो column नीचे से आ रहा है, this is column, and this span is 6.5 meter, and the wheel has to be as close as possible the starting wheel, like. तो ये wheel का combination ऐसे बनता है. Are you clear with this diagram now? I have transferred this diagram on the horizontal direction. So this is 6.5. Wheel is very almost on the edge, which is the condition for maximum shear force. So shear force आपको पहले clear है. The maximum shear force is always on the, for example, this diagram, right? इस केस में maximum shear force कहाँ पे होता है? If you draw the diagram of shear force diagram, it will be like this. This is the point where the shear force happens, maximum, right? The edges or the supports. So that's why to get the maximum shear force, we are stating this, that the wheel is on the support itself, the leading wheel, the trailing wheel, जो पीछे है, ठीक है? Because the crane is moving in this direction. Are you getting it? रेजर ही काम नहीं कर रहा है. Are you getting it? This diagram, shear force. We are talking about the gantry girder. So this is 6.5 meter length. इसके ऊपर एक wheel load है. अब wheel के ऊपर जो load लगा हुआ that is 286.
सेकंड व्हील के ऊपर लोड लगाओ, दैट इज 286. The distance of the wheelbase is 3.5 meter. Now, with the help of this diagram, can we calculate the shear force? This one. सर ये व्हील का लोड है सर, वो आर ए के ऊपर कैसे आ गया सर? साइड में नहीं था सर ये आप ये डायग्राम देखे ना बेटा. Now we are, पहले जो कंडीशन था, that was to get the maximum bending moment, right? मैं दोबारा ये डायग्राम, आप इस डायग्राम पे फोकस करें. जो आप बेसिक जो है वो, the maximum bending moment happens at what point? In this case, in this diagram, सेंटर सर. सेंटर में, राइट? तो क्योंकि वो व्हील क्रेन मूव कर रही थी, दो लोड थे, एक 286 यहाँ पे था, एक 286 यहाँ पे था. सो वी हैड दैट प्री इंफॉर्मेशन दैट द व्हील हैज टू बी प्लेस्ड इन सच ए मैनर कि वहां पे मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट जनरेट होगा. तो वो अब हम फोकस करें shear force के ऊपर. The maximum shear force happens in case of simply supported beam at supports, isn't it? नेक्स्ट एक और डायग्राम ड्रा करूंगा. पेन थोड़ा सा प्रॉब्लम है. लेट मी ओपन द ब्लैंक शीट. या इस पे आऊँ, मैं ये डायग्राम ड्रा करूंगा. दिस इज वन बीम, एक सपोर्ट यहाँ पे, एक सपोर्ट यहाँ पे है. The load is exactly at center. If this is 50, what will be this? This is center. What will be this? 25-25 रहेगा ना? हेलो हेलो. यस सर. हाँ, अभी हम व्हील बेस की बात कर रहे हैं. आई एम अरेजिंग दिस, राइट? तो एक लोड यहाँ पे, एक लोड यहाँ पे, राइट? दिस इज 25 एंड दिस इज 25. तो ये भी 25-25 रहेगा. ऑल आर इक्वल डिस्टेंस. क्लियर? बोलो यस और नो. Yes, sir. Okay. So now I'm shifting this to, so now I'm shifting the load to this here. तो अब ये बताएं, ये 25-25 रहेगा कि नहीं रहेगा, या कम ज्यादा हो जाएगा? नहीं रहेगा सर. कौन सा ज्यादा होगा? ये मान के चलिए आर ए है, ये आर बी है, तो आर ए विल बी ग्रेटर देन आर बी. मैंने कल भी बोला था आप एक डंडे वाला एक्सपेरिमेंट करें. आई डोंट नो किसी ने किया कि नहीं किया. एक लंबी रॉड लें, उसको उंगलियों पर रखें, ठीक है? अब इस लोड को हटा के, इस लोड को हटा के मैं ये लोड यहाँ पे ले आता हूँ. तो पहले केस से ये वाला आर ए बढ़ जाएगा कि नहीं बढ़ जाएगा? मान के चले पहले आर ए 1 था, नाउ इट इज आर ए 2. तो आर ए 2 ज्यादा होगा आर ए 1 से, या आर ए 2 बराबर होगा आर ए 1 के, या आर ए 2 लेस देन होगा आर ए 1? तीनों में से मुझे आंसर दें. पहला केस था, ये वाला जो लोड था वो यहाँ पे था. Now this load has been shifted to this. बताएं जरा. समझ रहे हैं मैं पूछ क्या रहा हूं? चलें क्वेश्चन सॉल्व कर लेते, फिर आपको क्लियर हो जाएगा. यार
सर RA2 ज्यादा होगा सर। यस सर, R2 ज्यादा होगा। RA2 ज्यादा होगा। अभी क्लियर हो गया ना? यस हम बात करें मैक्सिमम शियर फोर्स की, तो मैक्सिमम किस केस में होगा? लेट मी कंप्लीट दिस सिंपल न्यूमेरिकल। आप 5-7 मिनट में आप कर लेंगे। मेरे को एक ब्लैंक शीट ओपन करने दें। मैं अभी 2-3 पोजीशंस आपको ड्रॉ कर रहा हूँ, आप मेरे को फटाफट बताएं, राइट? I'll be just this is one beam, this is case one. One load is here, just a minute. This is load, this one is load. Each distance is 1 meter, this is 1 meter, this is 1 meter, total is 3 meter. So this is 10 kilo, this is 10 kilo, right? This is case one. So get me the value of RA1, RB1. Now the second case is I'm shifting the wheel combination towards A. So now this is this is 0.5 meter, this is 1 meter, and this is 1.5 meter. The total is 3 meter. This 10 kilo, this is 10 kilo. This is case 2. Now I have shifted both the loads. And one load is here, this is 10. Another load is here, this is 1 meter. Now this distance is 2 meter. This is 10. Now the total distance is 3. Now this is case 3. This is RA3. This is RB3. This is RA2, RB2. Now get me the value of RA1, RA2, and RA3. जल्दी से। सर RA1 तो 10,000 आ रहा है सर। 10,000 नहीं है बेटा, 10 किलो। सर 10 किलो सर। किलो न्यूटन। So this is 10 kilonewton, right? Because this is symmetrical, very easy to calculate. Now get me the value of RA2. सर 13.33. 13.33. Now we get me the value of RA3. 16.67 sir. 16.66, right? Kilo Newton. Newton. So very clearly you can see when the load is just on the support, right? This is wheel base. Now इसको wheel base में convert करें. ये wheel है आपका, ठीक है? ये गाड़ी है आपकी, right? This is the गाड़ी. Now this is the गाड़ी. Now you can very easily see, actually this is the job that you have done in third semester, right? So अब देखें कि जितना लोड सपोर्ट पे जा रहा है, पास में जा रहा है, उसमें उसका shear force जो है वो बढ़ रहा है, right? So RA3 is greater than RA2 is greater than RA1. So RA3 is a position when the load is on the support, very near to the support. Got it? समझ लगे आपको? So this is how we have presumed. इसमें है कि ये आपका अब now this is the same diagram that you are seeing and this one is the plane. Plane के ऊपर आपकी गाड़ी मूव कर रहा है. Like you are like seeing it from the top and this one is the line diagram. ये आपका गाड़ी है. Right? ये आपका gantry girder है. ये आपका गर्डर है.
राइट. सो फॉर मैक्सिमम, दैट्स द मीनिंग ऑफ दिस. इस स्टेटमेंट को अभी मैंने बड़ी डिटेल में आपको समझा दिया. दैट मैक्सिमम shear force, for maximum shear force trailing wheel should be just on the girder gauge. अब इससे आगे तो ट्रॉली जा नहीं पाएगी ना. इससे आगे तो ये व्हील जो आपका गाड़ी है वो जा नहीं पाएगी. सो एक व्हील आपका बिल्कुल सपोर्ट पे आएगा, दूसरा व्हील जो जितना उनके बीच में व्हील बेस है वो रहेगा. सो आर यू क्लियर विद दिस? Yes, sir. Right. So we are taking it as to calculate the shear force. So I'm just rubbing it. तो इसके हिसाब से जब हम shear force कैलकुलेट करेंगे, now rest is the calculation. So the vertical, now you can easily calculate this RA. RA, this is RB. You can name it some differently because we have used RA, RB number of times. You can use different notation. Just to make it simple, that we need to reaction at this place and reaction at this place. कितना आया ये? This is 480. Are you clear with this calculation? Yes, sir. Right. If you do this, and this is 418 kilo Newton. This is the reaction which is coming here. Maximum. Clear? एक इस साइड पे ज्यादा आएगा, इस साइड पे कम आएगा, बट दिस इज द सपोर्ट व्हिच वी नीड टू. जब क्योंकि क्रेन जो है वो मूव कर रही है, राइट. क्रेन जो मूव कर रही है उसकी पोजीशन जो है वो मूवमेंट के हिसाब से चेंज हो रही है. व्हेन द मूवमेंट इज द पोजीशन ऑफ द क्रेन इज चेंजिंग, इट विल हैव डिफरेंट इम्पैक्ट एट डिफरेंट पोजीशंस, राइट. दैट्स व्हाट वी आर सेइंग. अब क्रेन जो है अभी दैट्स व्हाई आई वाज ट्राइंग टू शो कि अगर क्रेन यहाँ पे है तो इसका रिएक्शन 10 किलो न्यूटन है. अगर क्रेन यहाँ पे है तो इसका रिएक्शन जो है 13.3 किलो है. अगर ये यहाँ पे है तो इधर रिएक्शन 16.67. तो दे सेम, जब लोड की पोजीशन के हिसाब से उसका शेयर फोर्स भी चेंज हो रहा है, उसका बेंडिंग मोमेंट भी चेंज हो रहा है. बेंडिंग मोमेंट का हमने ऑलरेडी कर लिया कि व्हील जो है वो सेंटर से व्हील बेस जो है वो व्हील बेस का जो सेंटर है वो बीम के सेंटर के बराबर होना चाहिए, दोनों के पास लाइक इक्विडिस्टेंट होना चाहिए. तो वो कंडीशन हमने देख अप्लाई करके हमने कैलकुलेट कर लिया, राइट. उसको भी आप वेरीफाई कर सकते हैं, एज वी आर वेरीफाइड बाय दिस एग्जांपल, राइट. आप डिफरेंट पोजीशंस पे व्हील बेस को रख के देखें एंड देन कैलकुलेट द बेंडिंग मोमेंट. यू विल बी गेटिंग डिफरेंट वैल्यूज, बट दिस इज द मैक्सिमम दैट वी आर गेटिंग with that condition. So that is the logic, right. तब शेयर फोर्स हमने कैलकुलेट कर लिया. अब शेयर फोर्स को इम्पैक्ट में भी लेना हमने, है ना. 25% उसका लिया. दिस इज सेकंड वैल्यू दैट वी हैव गॉट. दिस इज फर्स्ट वन फॉर शेयर फोर्स. दिस इज सेकंड वन फॉर शेयर फोर्स, राइट. एंड द थर्ड वन इज ड्यू टू सेल्फ वेट. सेल्फ वेट हमने पहले ये 3.45 पहले कैलकुलेट किया है, तो उसका हमने हाफ ले लिया, राइट. Self weight into distance by 2, this is 11.25. So total weight which is coming out to be this 3.45 पहले लिया ना हमने. कहाँ पे? this one. ये वाला फैक्टर ऑलरेडी अप्लाई किया हुआ हमने इसके ऊपर 1.5 का. दैट्स व्हाई वी टेकन डायरेक्टली. सो दिस इज द टोटल shear force which is coming the maximum. इससे ज्यादा उस लोड कैटेगरी में इससे ज्यादा shear force उस पर नहीं होगी, राइट. तो जब भी हम डिजाइन करते हैं तो मैक्सिमम वैल्यू के लिए डिजाइन करते हैं, इतना ही हो सकता है, इससे ज्यादा नहीं होगा. सो दिस इज टोटल shear force. टोटल मोमेंट हमने वर्कआउट कर लिया. टोटल मोमेंट कितना है? आप नोट कर रहे हैं साथ साथ में लिख रहे हैं. टोटल मोमेंट 636, sir. yeah 636.689, right. So this is total moment is 636.689 kilonewton meter, right. So be very sure to write kilo like this, not like this. This is wrong, right? Always use small k.
anyhow. So routine में आप कर सकते हैं, that is true, but you have to be very very conscious when you write it. थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है. So now by proportioning, अब lateral जो सर्च का, जैसे पिछले हमने मोमेंट के लिए proportioning किया था, the same proportioning we are doing it for the shear force. So 11.418 is with respect to 286 and 11.2 जो है वो उसके हिसाब से जो लोड आ रहा है, that is 16.44, right? So we'll be using it separately. We'll be using this one. ये आप नोट करके रख लें, because we need all these values for checks, because our design is not complete as far as checks are not done, right? अब चेक किस पे लगाना हमने, उसके लिए हमें सिलेक्शन करनी पड़ेगी. सेक्शन की, स्टैंडर्ड सी सेक्शन की. तो सिलेक्शन क्राइटेरिया, this one you have to remember that maximum depth is L by 12. Yeah, somebody was asking something. सर 11.25 क्या है सर? 11.25 क्या है? नहीं है, 11.21 है, ये वाला, right? This one. व्हील का जो हमने horizontal thrust लिया ना, this is 11.25. The same factor we have applied. This is 11.25. तो जो horizontal thrust due to wheels, उसका हमने फैक्टर लिया है. पहले हमने मोमेंट पे अप्लाई किया था. Now we have applied for the shear force 418, right? So now we are going to the selection. The selection criteria is based upon two factors. One is the length by 12, इतना डेप्थ होना चाहिए, and second is the flange width जो है वो L by 25. So we are primarily looking for this I section. I section जो हमने डिजाइन करना है, सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्शन करेंगे, फिर उसको जितना भी हमने कैलकुलेशंस की हैं उस लोड को अप्लाई करके देखेंगे कि सारी फिट बैठ रही है कि नहीं बैठ रही है. So this is trial section. This one is trial. Right. So these are the two criteria. इसके हिसाब से हमने वर्कआउट किया 541. This is 260. तो हमने ये भी नोट्स में लिखा था जो हमने चेक करना, that should be little bit more than this. Generally it can be up to 40% the more than required. So we have taken 600 and this one is 300. Right. So जो सेक्शन हम डिसाइड करेंगे, so उसका जो डेप्थ है, let me ये जो डेप्थ है ये 600 होना चाहिए. ये वाला जो डेप्थ विड्थ है ये 300 होना चाहिए. So how do we do it? And we have to select it from the select accordingly. Steel tables, right? So when you look at this steel table जो हमने कल भी डिस्कस कर लिया था, I'm not going, फिर भी देख लेते हैं. So this is IWB because हमें वाइड फ्लैंज चाहिए. तो वाइड फ्लैंज जो है वो 250 से ऊपर नहीं है, राइट? ये देखें, दिस इज मैक्सिमम फ्लैंज विड्थ दैट वी कैन गेट. और 600 में इस मेंबर में मिल जाती है, जस्ट टू सेव ऑन द कॉस्ट एज फार एज द वेट इज कंसर्न. ये दो मेंबर हैं यहाँ पे.
राइट। अब ये भी 600 है, ये भी 600 है, बट इसमें जो लाइटर है क्योंकि स्टील इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कॉस्ट, so we are keeping the lighter uh, option as far as weight is concerned, like meeting all the width and the depth required. So we are going with this one, all these parameters, right? But as far as the calculations are concerned, because हमें 300 चाहिए, the available is 250 only, right? ये 250 मिल रहा है हमें, 600 is okay, but available is 600 by 250, but required is 600 by 300. So this is not available. So we have to provide an additional plate over here. Let me erase this one. So we have to provide an additional plate here. Right. Either it can be a plate and or it can be a channel, but generally we go for a channel. The channel को उल्टा करके रखेंगे. This is the position of the channel here. Right. तो जो नीचे ऊपर करें वही same we have to provide at the bottom as bottom पे नहीं करेंगे, ऊपर ही करेंगे, because the crane is to be placed on the top of the garden. So this is the channel. So the channel की जो width है वो हमें चाहिए, that is 300. This dimension required is 300. So looking at the steel table, we go for the channels. The channel are shown here. The channel that we have selected is ISMC 200, 200, 250, 300. So we need 300, so we need this one. And this channel is, this dimension is 300 and this dimension is 90. Right? So ये वाला channel की property सारी हमने जो relevant है वो sheet पे लिख लेनी है, so that we refer whenever it is required. So the same is mentioned in the sentences here. That ISW 600, this we have selected. The B is 250, which is less than 260, that is required. So we are going for 300. So B being 250 less than 260. So we have to provide ISMC 300 over the match. That same thing that I have discussed. So this is the ready section. Clear? So this is the selection trial or the trial section. Right. So to calculate the rest of the properties, whenever we see, we need to calculate ZE and we need to calculate ZP. That is elastic and this is elastic. सर वो जो जितना लिया वो मीडियम चैनल का है सर, कौन सा? अभी जो डायग्राम है सर, प्लेन जो का विड्थ और वो है सर, ये वाला सर, ये वाला सर सब टोटल सर जो थिकनेस ऑफ फ्लेंज है वो है, सेंटर ऑफ वो नहीं, दोनों का अलग अलग है, दोनों का अलग अलग है, ध्यान से देखें। ये वाला जो थिकनेस है रेड में मार्क कर रहा हूं मैं, ये बीम का है, राइट, ISWB का। इसका जो विड्थ है वो 250 है, इसका जो थिकनेस है वो ये टी टेबल्स लिखा हमने, ये 21.3 है, राइट। अब इसका थिकनेस है जो ये फ्लेंज का, और ये 7.6 है। क्लियर? नाउ दिस एक्सिस इज 23.6, इससे ये टेबल से हमने नोट किया है। और बीम का जो एक्सिस अपना वो यहाँ पे है, दिस इज 300 अकेले बीम का, ISWB का। अब दोनों को कंबाइन कर दिया तो हमारा जो न्यूट्रल एक्सिस है ऊपर को शिफ्ट हो गया, राइट।
तो ये हमने कैलकुलेट करना है. So this is not 362, this is 360. हमने कैलकुलेशन करेक्शन कर लिया अपनी शीट पे, राइट. इसको कैलकुलेट करेंगे. इसको कैलकुलेट करने के लिए हमने कल भी किया था A1 Y1 A2 A2 Y2 Y2 A1 plus A2. A1 plus A2, right. This is how we can get Y, right. So we also need to calculate the YP. तो YP का थोड़ा सा आपको मुश्किल होगा क्योंकि हमने प्लास्टिक एनालिसिस नहीं किया. प्लास्टिक एनालिसिस का रेफरेंस किया था. दैट गो टू द ब्लैंक शीट. If you remember that when we draw this test diagram, for example, this is a rectangle beam, right? So when we draw the test diagram, diagram is like this, right? This is FC and this is FT, right? This is elastic stress diagram. But when we do the plastic, because plastic analysis says that uh, starting में जब load apply करते हैं, when the load goes beyond, if you compare like read it in parallel to this stress strain diagram जो हम शुरू से बनाते आ रहे हैं, like this one, right? This diagram. अब ये वाली जो line है, where this elastic properties are prevailing, so we get this stress range. So when we are doing the yielding, this is plastic range. Let me mark it in color. This red. This is plastic range, right? So when we are seeing this plastic range, then this diagram, it takes the shape of a plastic block diagram, and it is like this. Right. So this is FC and this is FP, right? So this is the change here. This is what we need to calculate. उसके हिसाब से then we have to find the neutral axis with respect to plastic analysis. So before we go for that, I'm just going through the sheet what is written here. So let's focus on the jet elastic first. So these are the basic properties that have been taken from the steel tables. These are the properties for channel, and these are the properties for beam, right? So whatever is written here, this is from these steel tables, right? This area, then width, then the IZZ, this is IYY, the same values have been written for channel, area, this is width, and as and when it is required, we shall be referring to this, right? To calculate the plastic section, this is the broad approach that has been mentioned here. To find this one, we need to go for this Y bar. Already explained that Y bar can be calculated with this formula A1 Y1 A2 Y2 divided by A plus A2. So this is coming out to be 360, right? So based on this, so just spend some time on this. If I tell that it is that will be not that useful. Just read it. This is based on the theorem of parallel axis. ये शायद क्लियर होगा आपको. This is moment of inertia of I section plus area of the then Y bar minus Y1, right? Similarly, this one, this is A1, this one is A2 into Y bar minus Y2. So square.
Are you clear with this? This is theorem of पैरेलल एक्सिस। ये काफी बार हम कर चुके हैं, फिर भी आई जस्ट वांट टू नो दैट यू आर क्लियर विद दिस और नॉट। जस्ट लेट मी नो यस और नो। Are you clear with this or not? Yes, sir. Okay. So we are moving ahead. So we have found this I Z Z. अगर किसी को नहीं क्लियर है तो पूछ लें, शर्माए ना। But I am again telling that this will be more useful if you do it of your own with your own hands, right? So we have found this value and it is coming. Calculations you can always check. मैंने भी की है, but हो सकता है गलत भी हो। बुक में कुछ और था, मैंने किया तो कुछ और आया। So you can always cross check. So based upon this, I moment of inertia of the combined section divided by y maximum. अगर आपके पास सिंपल I section है, अगर मान के चलें कि आपके पास only this section was there, then you do not need to do this, because in that case you can get the value of I Z Z directly from the tables, right? If it is only I section, then the value जो हम सीधा टेबल से ले सकते हैं, that was this one. बट क्योंकि इसमें साथ में चैनल भी लगा तो उसके लिए फिर हमें देखना, क्योंकि आई उसमें वाई बार भी डिस्टर्ब हो जाता है, तो उस केस में आपकी ये वाली कैलकुलेशंस भी बचेंगी, ये आपको नहीं करना पड़ेगा इफ इट इज ओनली आई सेक्शन, और ये वाली कैलकुलेशन भी बचेंगी। इन दैट केस यू कैन गेट डायरेक्टली द वैल्यू ऑफ जेड, दिस जेड फ्रॉम द स्टील टेबल्स, ठीक है। बट इट इज अ कंबाइंड सेक्शन, सो वी नीड टू कैलकुलेट फॉर द कंबाइंड। So value of I Z is coming out of this one. You can always check the cross section. Now, because we need to go for the plastic analysis, and we need to get it for the individual members. If we see that this is compression flange of the IB, मैंने आपको कल बोला था कि आप इसको आराम से स्टडी कर लें। आपने किया है इसको? पेज नंबर 6 and 7 मैंने कल बोला था आपको। Have you read it? Yes sir. Any doubts in this? सर ये YP की वैल्यू कैसे है सर, ये समझा दो ये सब। हाँ, ये वाला। Yes sir. Right. So basically this is the value with respect to plastic analysis, right? So the y bar we have calculated with respect to elastic, that is y bar already we have done it, but we need to calculate with respect to plastic analysis. उसमें हम ये देखते हैं कि if you look at this value, area by 2, right? Area by 2 is that, I go again to that sheet, this one, that area under compression and area under tension, right? This both values are equal. Both values are equal. So this is FC into A. This is also FT into A. So this area is same. If area is same, then we divided it by 2. So we are considering only one portion, right? Compression side. So to help us with the solution of that equation, so we equate the plastic moment generated on the compression side and equating it to the half of the area, right? So this is how we do the plastic analysis. आप अभी इसको ऐसे ही याद कर सकते हैं, right? So plastic analysis को this is stress into thickness. Basically we are this one is the area of part 1. This is A1. This is area of the part 2. This is A2, and this is equal to the half of the area, which is under compression. So part 1 is, I have clearly mentioned, this is YP. I'm talking about this area, this one. This
this one I'm just marking it. This is y. I have marked this dimension यहाँ से लेके नीचे तक, यहाँ तक बेस तक, उसमें से हमने 21.3 माइनस की, राइट. आई एम जस्ट कंसिडरिंग दिस वर्टिकल वेब अप टिल द न्यूट्रल, प्लास्टिक न्यूट्रल एक्सिस, राइट. इसको हमने, दिस इज yp माइनस 20/3. डिस्टेंस तो क्लियर हो गया ना, कैसे लिया हमने. इसमें से ये वाली वैल्यू जो है वो माइनस की है, this value, this is 21.3 and multiplied by thickness, that is 11.2. This is area 1 of this blue portion. Now the second one is the base है, the flange itself, ये वाला. बेसिकली मान के चलते हैं कि ये वाला जो पोर्शन है ऊपर वाला, इसका जो प्लास्टिक मोमेंट है वो नीचे वाले प्लास्टिक मोमेंट से बराबर है, राइट. तो नीचे वाले पोर्शन को जब इक्वेट करेंगे तो इसका उसको हमने जितना टोटल एरिया उसका हाफ कर दिया, दैट टू बैलेंस इट, राइट. तो A1 plus A2 means area of this vertical portion and area of this horizontal flange, and area of this horizontal flange is 250 and thickness of this is 21.3. This is A2 and it has to, that it is balancing the whole section with respect to plastic stresses. So this is equated with the half of the total area, and total area of that beam is 21,602 divided by 2. And based upon this, कि अगर ये 510 होगा, if this dimension is 510, then the stress, ये वाला जो डायग्राम मैंने पिछली शीट पे बनाया था, then this stress developed in this bottom area shall be equal to stress developed in top area. This is how we do it, right. This is blue. अब इसमें जो F develop होगा, that is FC, और इसमें develop होगा, that is FT. This shall be equated to this if this dimension is 510.2. Got it? Just to make it simple here. Are you clear with the figures here? Right? So based upon this theory, this one, जो मैंने अभी top पे mark की है, that the top stresses in the top area are to be equal stresses in the bottom area. That's what the meaning of neutral axis. This is plastic neutral axis. This one. This is plastic neutral axis. Neutral axis का मतलब ये होता है कि यहाँ पे आके फोर्स बैलेंस हो जाती है, तो टॉप की फोर्सेज और बॉटम की फोर्सेज जो है वो बैलेंस हो गई है विद रिस्पेक्ट टू प्लास्टिक थ्योरी बिहेवियर. प्लास्टिक थ्योरी बिहेवियर ऑलरेडी एक्सप्लेन की. दिस इज इलास्टिक थ्योरी बिहेवियर एंड दिस वन इज द प्लास्टिक थ्योरी बिहेवियर. तो उसके बेस उसको फंडामेंटल को अप्लाई करके तो वी हैव क्रिएटेड विद द हाफ ऑफ एरिया. ऊपर वाला एरिया और नीचे वाला एरिया को बैलेंस करेगा ओनली एट 510/2. Clear? Now we are getting the moment of forces of yield about neutral axis. जो प्लास्टिक के साथ में न्यूट्रल एक्सिस किया है उस हिसाब से हम इसको मोमेंट अप्लाई करेंगे. दिस इज सिंपली फोर्स जो हमने बेसिक बेंडिंग इक्वेशन है वो हमने यहाँ पे अप्लाई की हुई. दिस इज m/I is equal to F/y. Right. So to get this moment, we have multiplied by Fy. This is area A1. 1, 2, 3 को मैंने specifically mark किया है एक-एक, right? So you can
I have named it the bottom as one A1, bottom flange as A1, the vertical web as A2, the top which above the neutral axis is 3, the top flange is 4. This is for the beam only. The same process we will be doing for the channel, right? एक एक करके हमने किया हुआ, right? So you can be clear with these figures here. So this is area A1, 21.3 is the thickness. Red में जो mark किया हुआ, 250 is the width of the length. This is B into D, and this one is Y1. इस area का neutral axis पे moment कितना है, right? So this, the neutral axis of this portion, इसका distance यहाँ से कितना है, right? So this is 510. इसका center 21.3 का center. This is half. So this is Y1, right? So similarly, we have done it for A2, and we have done it for A3, and we have done it for A4, and we have done it for A5, that is channel, and the total that we are getting is this much, right? So this is the total moment, and ZP जो मैंने bending equation ऊपर लिखी थी, that is M upon I is equal to F upon Y, and then M is equal to F into I upon Y, right? That I upon Y is Z, right? The Z is equal to M upon F. So same we have applied here. The Z is equal to, this is M that we have calculated, and this is F. So the Y gets cancelled, and the moment that we get is 4686450 mm cube. This is Z P. This is Z P. Right? The values have been clearly mentioned by drawing separate diagrams here. Right. Then moving to the next page, for top flange, about y axis. About y-axis, this is again we have done the same calculations. This is BD square, because about y-axis जो सारे ये हमारा section है. This is channel here. So y-axis for all the member is same, which was not in the case of x-axis. X-axis सभी का same नहीं था. That's why we have done it simply. But इस case में हम सीधा, this is B, this is D square by 4. This is the standard formula for Z section model. This is B, this is B, this is D square by 4. The same we have done. This is into thickness, and that's the distance between the x. So Z axis is ZYY is coming about this. आप यहाँ तक ही कर लें. I think this will be sufficient. Rest is the check for a moment. Let me open one more sheet here. Get the girders.
I'm just trying to find the early sheet that I have. Yeah. Yeah. So just make a note of this. The types of checks. There are 7 checks. Checks for moment capacity, check for buckling resistance, check for biaxial bending, check for shear capacity, check for web buckling, check for deflection, and these are the 6 checks that you need to remember. So we are not doing the checks here, so you can leave it just with the name. Question can be asked, what are the different checks that we need to do for gantry curtains. If somebody is willing to do it, he or she can move ahead with the notes. It is done in total. This is check for moment capacity. All the values that we have calculated have been shown here. And then, yeah, this is the check for moment capacity. And then the second is the check for local combined capacity, then check for buckling resistance. Then the check is for biaxial bending, some of the portion that we have covered in previous chapters, and check for shear, and check for web buckling, and check for deflection, right? So these are the checks that have been done. So somebody is willing to move ahead, he or she can and get me in touch with me separately, and we'll be having one doubt session of the portions day after tomorrow. I'm giving you one day in between. आज है आज क्या है? Today is Wednesday, so we'll be skipping it on Thursday. So we'll have one session on doubts you may have right from the very beginning till the job that we have done till today, right? So कोई भी question आपका होगा, you can always post it on the WhatsApp so that we are ready with the answers on Friday. So Friday we'll have one session beginning at 10 or 10:30 as you decide. Maybe at the same time, 10:30 we can meet. Right? Hello? Yes, sir. So आप इसको जितना पोर्शन हमने आज किया है, कल सेम प्रोसेस कल भी किया था, आप इसको अच्छी तरह याद कर लें, अच्छी तरह प्रोसेस को समझ लें. तो उसके पहले जितना भी हमने किया उसको भी कर लें, जितना हमने क्लास में किया है. I think all the notes have been shared. If somebody is missing some notes, just let me know in my WhatsApp group. So I'll be sharing it again. किसी को कुछ खास चाहिए होगा तो वो मेरे से पूछ सकते हैं. So you can also go through NPTEL videos on the relevant topics that we have covered as per our syllabus. Right? There are certain portions which are there on NPTEL videos as per their syllabus, but we use stick to those videos. If somebody is not appearing for the NPTEL examination, अगर वो यूनिवर्सिटी एग्जाम ही देना है तो जो इतना पोर्शन हमने किया उसी का रेलिवेंट वीडियो NPTEL पे फॉलो करके still you have some questions you can always ask me. Right? So with this I'm closing it. Thank you. We'll meet Friday 10:30.